हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी भारतीय इतिहास की सीरीज़ चल रही थी और उसमें हमने मौर्योत्तर काल पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल। तो शुरू करते हैं। देखिए, गुप्त काल का आरंभ तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है, इन्हें कुषाणों का सामंत कहा जाता है। ठीक है, जो कुषाणों के अधीन थे वो बाद में गुप्त का साम्राज्य की स्थापना उन्हीं की द्वारा हुई, इसलिए इसे कुषाणों के सामंत कहा जाता है। और जो इनका लोकेशन था वो प्रयाग प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इनका केंद्र था। ठीक है, गुप्त काल में गुप्त वंश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक रूप से शासन केंद्र विस्तृत था इनका। ठीक है, यूपी और बिहार में आप गुप्त काल के आज भी बहुत पुराने हिस्टोरिक प्लेस हैं वो आपको मिल जाएंगे, जैसे टेम्पल है या कोई गुफा है, वो आपको जरूर वहाँ मिलेगी। तो ये जो राजवंश था ये धारण गोत्र का था। ठीक है, कौन से? धारण गोत्र। और इसके जो अधिकांश अभिलेख हैं वो यूपी और बिहार पर है। ठीक है, अधिकांश जो अभिलेख मिलेंगे आपको यूपी और बिहार पे ही मिलेंगे। अब देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक था वो कौन था। श्रीगुप्त नाम था उसका, और उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। और श्रीगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम था घटोत्कच गुप्त। ठीक है, और जो घटोत्कच गुप्त का पुत्र था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और इसे ही गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए संस्थापक तो श्रीगुप्त अगर उसमें हो तो ठीक है, वरना आप चंद्रगुप्त प्रथम को लगाएंगे। ठीक है, और इन दोनों की उपाधि आप जरूर याद रखेंगे कि महाराज की इसकी उपाधि थी श्रीगुप्त की, महाराजा धीराज ये चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त प्रथम की, सॉरी। और चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त था। ठीक है, इसे ही भारत का नेपोलियन बोला गया है। किसने? स्मिथ महोदय ने। और समुद्रगुप्त का जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय नाम था उसका। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, इनकी चर्चा करेंगे सबकी। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देख लेते हैं, जो वास्तविक संस्थापक थे। सर्वप्रथम गुप्त साम्राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान करी। ठीक है, तो क्या सर्वप्रथम जो है गुप्त साम्राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान करी। ठीक है, 319 से 320 ईडी में गुप्त संवत चलाया इन्होंने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और गुप्त संवत और शक संवत के बीच जो वर्षों का अंतर हुआ है कितना है? 241 वर्ष। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अब शक संवत का क्या था? 78 एडी, ये 78 ईस्वी। ठीक है, और यह शक संवत किसने जलाया था? कनिष्क ने जलाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो संबंध था वो लिच्छवी कुल से था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था। गुप्त काल का सर्वप्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का व्यापक रूप से निर्माण करवाया, चंद्रगुप्त प्रथम। आइए समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। इनके काल से गुप्त साम्राज्य की सीमाएं व्यापक रूप से सर्वाधिक विस्तृत हुई। ठीक है, और समुद्रगुप्त का जो उद्देश्य था वो धरणी बंध का था। धरणी बंध, इसका अर्थ मतलब क्या है? संपूर्ण पृथ्वी को एक सूत्र में बांधना। आर्यावर्त के अभियान के समय समुद्रगुप्त ने प्रसबोधरण का नारा दिया या नीति अपनाई। ठीक है, किसके? प्रस्पोधरण। क्वेश्चन अगर आया कि आर्यावर्त के अभियान पे समुद्रगुप्त की जो नीति थी वो क्या थी, तो प्रस्पोधरण। और वैसे ही दक्षिणावर्त के अभियान के समय ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ठीक है, और डॉक्टर राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा थी। ठीक, डॉक्टर राय चौधरी ने समुद्रगुप्त के अभियान को धर्म विजय की संज्ञा दी। अब हम प्रयाग प्रशस्ति देख लेते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जो प्रयाग प्रशस्ति है सबसे पहले हम देख लीजिए कि निर्माण किसने किया? हरिश्चंद्र ने। ठीक है, यह एक प्रशस्ति काव्य है और यह समुद्रगुप्त के विजय के बारे में वर्णन करता है।
और यह संस्कृत में लिखा गया है, प्रयागराज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाषा में? तो संस्कृत। और गुप्त काल में संस्कृत ही भाषा थी, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। अब देखेंगे श्रीलंका के नरेश मेघवर्मन जो था समुद्रगुप्त का समकालीन था, ठीक है। और मेघवर्मन ने बौद्ध मठ के निर्माण के लिए उपहार से भरे राजदूत भेजा समुद्रगुप्त के पास अनुमति के लिए, ठीक है। और अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया समुद्रगुप्त ने, ठीक है। अप्रतिरथ, पराक्रमांक और व्याघ्र पराक्रमांक, ये तीन उपाधियां किसकी थी? समुद्रगुप्त की। अप्रतिरथ, पराक्रमांक और व्याघ्र पराक्रमांक। अब देखते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसने? स्मिथ महोदय द्वारा। यह कवि संगीतज्ञ विद्या का संरक्षक था, ठीक है। समुद्रगुप्त कौन था? कवि भी था, संगीतज्ञ भी था और विद्या का एक संरक्षक भी था। इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और इसे कविराज की उपाधि भी धारण करी इन्होंने, ठीक है। धर्म प्रचार बंधु उपाधि समुद्रगुप्त की है, धर्म प्रचार बंधु, ठीक है। तथा यह इलाहाबाद स्तंभ लेख से याद होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो भी इसमें फैक्ट दिख रहे हैं आप जरूर नोट से बनाएं इनके। गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त अशोक की नीति के एकदम विरुद्ध था, ठीक है। बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया, किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने व्यक्तिगत हितों के लिए हिंसा की नीति अपनाई, ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्कों में अश्वमेघ पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है। अब समुद्रगुप्त ने 6 तरह की मुद्राएं का प्रचलन किया था। देख लेते हैं कौन कौन सी मुद्राएं थी। समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं हैं उसमें गरुड़, धनुर्धर, अश्वमेघ, परशु, व्याघ्रहंता और वीणा सरन, ये समस्त मुद्राएं जो थी लोकप्रिय प्रकार की मुद्रा थी और यह समुद्रगुप्त की मुद्राएं थी, ठीक है। 6 के 6 आप याद कर लीजिए। एक बार फिर से बताता हूँ। गरुड़, धनुर्धर, अश्वमेघ, परशु, व्याघ्रहंता, वीणा सरन, ये सब समुद्रगुप्त की मुद्राएं थी, ठीक। अब हम चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर पहली बार पहुंचा। वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य निर्माण की परंपरा शुरू हुई। इनका नाम जो है देवी गुप्त, देवश्री, देवराज, ठीक है। तीनों ही नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। अब उपाधियां देखेंगे इनकी। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। तो आपको अन्य नाम और उपाधियां जरूर याद करनी है, ठीक है। अब इनकी राजधानियां पाटलिपुत्र और उज्जैनी, ये दोनों राजधानियां इन्होंने बनाई और यह शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी था, ठीक है। गुप्त काल में शकों को पराजित किया तथा शक मुद्राओं का अनुसरण कर चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों की पश्चिमी शाखा पर विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र सिक्के चलाए, ठीक है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य कला का सृजन विस्तृत रूप से हुआ। जैसे अकबर के काल में नवरत्न थे, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम भी नवरत्न थे। देखेंगे कौन कौन से नवरत्न थे। कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, घटक कृपर, शंकु, वराहमिहिर, बेताल भट्ट, ठीक है। ये सब क्या थे? इसके नवरत्न। अब एक विदेशी यात्री जो इनके शासनकाल में आया था उसको देख लेते हैं। उसका नाम है फाहियान। 399 से 414 ईस्वी पर इसका टाइम था, ठीक है। फाहियान के अनुसार मध्य प्रदेश ब्राह्मणों का देश था। भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम गुप्त वंश ऐसा वंश है जहाँ वंशावली की जानकारी ऑब्लिक विचारधारा ज्ञात होती है, ठीक है। गुप्तकालीन शासक रामगुप्त का गुप्त वंशावली में चर्चा नहीं है। अब देख लेते हैं कि गुप्त वंशावली में किन किन राजाओं की चर्चा है।
चंद्रगुप्त प्रथम की है, समुद्रगुप्त की है, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो इन 4 राजाओं की ही वंशावली में चर्चा है। अब हम कुमारगुप्त में चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कुमारगुप्त ने करी। ठीक है, बिहार का जो बहुत फेमस नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, विल्सण अभिलेख कुमारगुप्त का है, जो गुप्तकालीन वंशावली के बारे में बताता है। मंसूर अभिलेख वत्स भट्टी का है, गुप्तकालीन शासन व्यवस्था का उल्लेख इसमें मिलता है। सर्वाधिक जो उल्लेख हैं वो कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मुद्राओं पर गरुड़ के बजाय मयूर अंकन की मुद्राओं का प्रचलन कुमारगुप्त ने किया। गरुड़ अंकित मुद्राओं के अंत या शाही का काल कौन सा था? कुमारगुप्त का काल। मयूर अंकित मुद्राएं कुमारगुप्त के शासन की मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। अब देखते हैं, गुप्त वंशाली का अंतिम प्रतापी जो शासक था वो कुमारगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासक स्कंदगुप्त। ठीक है, ये दोनों अलग है दोनों। गुप्त वंशावली का अंतिम प्रतापी शासक तो कुमारगुप्त है, लेकिन गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासक स्कंदगुप्त। सर्वाधिक अश्व एवं यूप की आकृति का अंकन मुद्राओं के चलाया कुमारगुप्त ने। ठीक है, अब इसके जो अन्य नाम है, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, तीनों नाम कुमारगुप्त के हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुमारगुप्त तक पढ़ा। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, इसमें हम स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो भी आगे गुप्त काल में शेष है, जैसे मुख्य तथ्य जो जो है उसके इम्पोर्टेंट, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।